गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं IBPS पीओ मेंस के एग्ज़ाम की, कि उस एग्ज़ाम को हम कैसे अटैम्प्ट करें कि हमारा बेस्ट एकदम निकल के आए, कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो डुएबल था हम कर सकते थे एंड एग्ज़ाम देने के बाद हम बोल गए कि वो क्वेश्चन हमसे मिस हो गया। तो मैंने क्या चीज़ यूज़ की जिससे मैं अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाई एंड कट ऑफ से मेरे 12 to 13 मार्क्स अबव आए। तो हम इसमें अलग अलग सेक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में क्या था कि जो भी क्वेश्चंस आए थे मैंने उनको वन गो में एक बार एनालिसिस किया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इस बीच में मैंने क्या किया कि मैंने पजल्स का नंबर लिखा। जैसे कोई भी पजल है, लेट्स से कि ऑन 6 क्वेश्चन पे कोई पजल है, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया कि 6 to 10 तक या इसके जो भी क्वेश्चन नंबर है मैंने उसको लिखा कि इस नंबर पे एक पजल है, वो मेरे करने लायक है, मैं कर सकती हूँ, उसमें मैं अच्छी हूँ कि नहीं। तो मैंने वो अपनी लैंग्वेज में लिखा। एंड उसके बाद जो भी अगर कोई मशीन इनपुट का क्वेश्चन है या कोई अदर कोडिंग का क्वेश्चन है तो मैंने उसको लिखा उसके क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। एंड अगर कोई छोटा क्वेश्चन आता है लाइक कोडेड सिलोक्स है, कोडेड इनइक्वालिटी है, या कोई छोटा मोटा ब्लड रिलेशन है जो हमें पता है हम 2 से 3 मिनट में कर लेंगे, उसको मैंने साथ के साथ निपटाया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मैंने जब अपना एनालिसिस किया अपने क्वेश्चंस को, तब मैंने सभी क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन थे वो जो निपटा दिए थे। एंड मेरे पास एक एनालिसिस के टाइप से मैंने अपने पेपर पे नोट डाउन कर लिया था कि मेरे को किन क्वेश्चंस पे जाना है, ताकि मैं दोबारा से वापस से ऐसा ना हो कि मैं 1 से स्टार्ट कर लूँ फिर से देखूँ कि अब मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। तो छोटे क्वेश्चंस निपटाने के बाद मैंने देखा अपना जो भी मैंने राइट डाउन किया था, तो उसके बाद मैंने पजल्स को नहीं उठाया। इसके अलावा मैंने उन चीज़ों को उठाया जिनको हम इजीली कर पाएँ एंड जिनमें इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी ना हो कि वो सोल्व होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हमने एक इनफ प्रैक्टिस किया, अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो चीज़ें सोल्व हो जाएगी। तो लाइक मशीन इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन है या कोई अदर क्वेश्चन है जिसमें हम अच्छे हैं, तो मैंने उस चीज़ को उठाया। तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो तीसरे नंबर पे आप पज़ल पे जाइएगा, क्योंकि वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि पज़ल का ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें उसमें अनसर्टेन रहती हैं, हम श्योर नहीं होते कि अगर हमने कोई पज़ल स्टार्ट की है तो वो बनेगी ही। हाँ बिल्कुल बन सकती है अगर आप बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी भी अगर आपने वहाँ पे मिस्टेक की तो आपको पज़ल सोल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी एंड आपका काफ़ी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही पज़ल उठा लेते हैं, चाहे वो इजी भी होती है। मैं बोलूँगी स्टार्टिंग में फिर भी मत उठाइएगा। अगर बाय चांस आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की, आप उसमें स्टक हो गए, तो आपका क्या होगा कि वहीं पे दिमाग अटक जाएगा, आप बाकी क्वेश्चंस में भी वो चीज़ नहीं दे पाएंगे अपनी जो आपको देनी चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने रीजनिंग सेक्शन को किया एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें अटैम्प्ट किए। ऐसा करने से मेरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बाद में जिसको जाके मैं बोलूँ कि मैं क्वेश्चन कर सकती थी, वो डुएबल था, लेकिन मैं ऐसे किया वैसे किया, वो क्वेश्चन मेरा अटक गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना मैं मैक्सिमम कर सकती थी, जितनी मेरी स्पीड थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। एंड उसके बाद अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, तो इंग्लिश सेक्शन में मेरा क्या था कि मैं ऐसे ही मैंने एनालिसिस मैंने ऐसे हर एक सेक्शन का किया है, वन गो में सभी क्वेश्चंस को देखा है। एंड इसमें भी मेरी स्ट्रेटजी कुछ सेम ही थी कि मैं सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चंस हैं लाइक जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, लाइक आरसीज होते हैं, वो मैंने बिल्कुल भी स्टार्टिंग में पिकअप नहीं किए थे। या फिर अगर हमें कोई लग रहा है कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पहले चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को मैंने नहीं उठाया। तो मैंने क्या किया, जो छोटी चीज़ क्वेश्चंस थे लाइक जिनको करने के लिए हमें ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी या वन गो में हम कर पाएंगे, या तो हमें वो क्वेश्चंस आते हैं या तो हमें नहीं आते हैं। लाइक कुछ में ग्रामेटिकल चीज़ थी, कुछ में टेक्निकल चीज़ें हमें यूज़ करके उनका आंसर करना होता है। तो मैंने पहले उन क्वेश्चंस को निपटाया एंड उन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं गई आरसीज पे। जी बिल्कुल आरसीज पे गई, लाइक क्लोज टेस्ट तो मैंने उसी में निपटा ही दिए थे जितना मैं कर सकती थी। एंड उसके बाद मैं आरसीज पे गई एंड आरसी करने के का जो मेरे को था कि जितना मैक्सिमम मैं कर पाऊँ, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ इंग्लिश में तो ही अटैम्प्ट करूँगी। इंग्लिश सेक्शन में मेरा ऐसा था कि मैं कहीं ना कहीं चांस ले रही थी चीज़ों में, क्योंकि मेरा ये था कि इंग्लिश में बहुत कम
हम बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है, श्योरिटी बहुत कम होती है। तो इंग्लिश में मेरा हमेशा से यही रहता है कि हम जितना करके आएंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होंगे। लेकिन अदर सेक्शंस है लाइक रीजनिंग है, क्वांट है या करंट अफेयर्स है, उनमें मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। अगर मैं 100% श्योर हूँ तो ही मैं अटैम्प्ट करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। लेकिन इंग्लिश में मैं हमेशा से चांस लेती ही हूँ। तो इंग्लिश में मैं ट्राई करती हूँ जितने मैक्सिमम अटैम्प्ट हो पाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी लगा के आओ, नहीं। जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत डाउट होता है कि किधर लाइक सी एंड डी में डाउट है, तो मैं वहाँ पे रिस्क लेके अटैम्प्ट कर देती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरे को लगता है जितना करके आएंगे का क्वेश्चंस को एंड उतना ही कहीं ना कहीं मार्क्स आगे आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश में मैंने मैक्सिमम अटैम्प्ट किए, आरसी किया एंड लास्ट में मैंने इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन किए, क्योंकि इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ा सा वीक सेक्शन है, मैं उतना अच्छे से इन्फ्लुएंस वालों को नहीं कर पाती हूँ। तो आई गेस आउट ऑफ 35 मैंने 28 और 29 के आसपास अटैम्प्ट किए। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा अटैम्प्ट मेंस के क्वेश्चन में, बट यस मैंने अटैम्प्ट किया एंड मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा था। एंड मैं अपना स्कोर कार्ड नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस किस सेक्शन में कितना कितना स्कोर किया, बिल्कुल आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद क्वांट में मेरा था कि मेरी जो फेवरेट वन रहती हैं वो डीआईज़ रहती हैं। मेरे को डीआई करना मेरे को पसंद है, लेकिन जो हमारे टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर जो, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट डीआईज़ आई थी। इवन क्वांट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आउट ऑफ 60 मार्क्स 1 मार्क की कट ऑफ गई थी। एंड काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि क्या हम 1 मार्क भी ला पाएंगे क्वांट में। बिल्कुल 2 डिजिट में मार्क्स लाना क्वांट में तो मतलब लाइक इम्पॉसिबल टाइप ही था। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बात कर रहे थे कि 2 डिजिट में तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इवन क्वांट करने के बाद बच्चों का ऐसा था कि एग्ज़ाम क्लियर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटैम्प्ट हो ही नहीं गए थे। पूरा टाइम बस यही देखने में चला जाएगा ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, क्या अटैम्प्ट करें, क्या सोल्व करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन किए, मैं अपने अटैम्प्ट बताती हूँ। बिल्कुल मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ऑफ 13 मार्क्स एंड मेरे 13 मार्क्स ही आए थे क्वांट में। एंड उस टाइम तो मुझे बिल्कुल कम लगे कि इतने कम अटैम्प्ट गए हैं, लेकिन बाहर आने के बाद जब मैंने एनालिसिस देखा, बाकी बच्चों के मार्क्स देखे, क्वेश्चंस देखे कि वो कितने करके आए, तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं गया। एंड 13 मार्क्स तो काफ़ी, मैंने जिनको भी बताया, जिन भी स्टूडेंट्स को बताया, तो उनको काफ़ी सही मार्क्स लगे, तो सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डीआई, जो डीआई में कर सकती थी, जो मेरे को लग रहा था कि मैं समझ रही हूँ जिस डीआई को, तो मैंने उसको टाइम दिया। एंड ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरी एटलीस्ट एक डीआई अच्छे से सॉल्व हो गई। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उसमें, मैंने उसको सॉल्व किया। एंड उसके बाद जो मेरे को क्वेश्चंस पसंद थे, लाइक मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया है कि हमेशा से ऐसा मत करना कि हम मिसलेनियस को बिल्कुल भूल ही गए, कुछ भी नहीं करके गए। 2-3 टॉपिक तो एटलीस्ट ऐसे रखना कि जिसमें अगर को कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा हम उसको कर ले जाएंगे। तो मैंने उसके बाद अपने एरिया के क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया कि मैं जिनमें अच्छी हूँ उसके उस टाइप के क्वेश्चंस आए भी हैं कि नहीं। तो उस टाइप के क्वेश्चन मेरे को मिले, 1-2 क्वेश्चन मैंने वो अटैम्प्ट किए। एंड 2-3 क्वेश्चन और थे जो काफ़ी सिंपल थे, वो आई गेस सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए थे। तो इस टाइप से लेके चलना, जो आपको क्वांट में चीज़ों में आप जिनमें अच्छे हो, जो आपको करना पसंद है, आप उन्हीं चीज़ों को पहले उठाना। क्योंकि क्वांट बहुत टिपिकल आती है IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम में, तो देख के एकदम से पैनिक मत हो जाना कि ये क्या ही आया है, हम इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। वो चीज़ मैनेज हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ है कि आपको एकदम उस पर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। जो मेंस के मॉक लगा गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसको तो हम बाद में भी सोल्व नहीं करेंगे, एनालिसिस के टाइम पे भी। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उनको बिल्कुल एनालिसिस कीजिए, सोल्व कीजिए, अप्रोच देखिए कि सोल्यूशन में क्या अप्रोच यूज़ किया, आपका माइंड उतना क्यों नहीं गया, तो उसको सोल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी स्टार्ट होगी। एंड इवन जो और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कि किन क्वेश्चंस को पिक करना है, किन क्वेश्चंस को पिक नहीं करना है, कि क्या वो आपके लेवल के क्वेश्चन है, क्या आप उन क्वेश्चंस में अच्छे हैं, आपको इस चीज़ का भी पता चलेगा। तो बिल्कुल एनालिसिस के टाइम पे उन चीज़ों को देखिए एंड जिस चीज़ में आप अच्छे हैं क्वांट में, उसी चीज़ को पहले उठाइएगा, चाहे वो DI हो या आपका कोई फेवरेट वन टॉपिक हो या फिर अदर कोई छोटे क्वेश्चंस आए हैं
छोटे क्वेश्चंस लेकिन टिपिकल फॉर्म में आए तो आप उनको कीजिए। एंड मिसलेनियस को बिल्कुल भी ऐसे अवॉइड मत कर देना कि कुछ भी नहीं करना है, ऐसी गलती मत करना। 3-4 टॉपिक तो बिल्कुल ऐसे करके जाना ही कि अगर वो टिपिकल लेवल का भी अगर कोई क्वेश्चन पूछते तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। फोर्थ सेक्शन इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो ऐसा है कि जो हमें आता है हम कर पाएंगे, इसमें गैस वर्क तो बिल्कुल भी नहीं चलता। करंट अफेयर्स मेनली हम देख रहे हैं कि IBPS मेंस के एग्ज़ाम में कि बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पूछते हैं, लास्ट के 2 to 3 मैक्सिमम 4 मंथ तक की ही करंट अफेयर आती है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी करंट अफेयर कर रहे हैं, आप 4 मंथ्स की भी करके जाएंगे तो वो इनफ रहने वाली है, काफ़ी अच्छा आप एक स्कोर कर पाएंगे। बट द कंडीशन इज़ आपने वो करंट अफेयर एकदम डीपली की हो, अच्छे से की हो, आपके माइंड में वो स्टिक कर जाए। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि आप कन्फ्यूज़न में ही इसको कैसे करना है। तो ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। एंड करंट अफेयर्स का तो यही है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ईज़िली हो जाती हैं, उसमें कोई भी टाइम का इश्यू नहीं आता। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। इन्फेक्टिव डिस्क्रिप्टिव का फॉर्मेट लिख लीजिए कि अपने पेपर पे, ताकि जब भी डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करने की नीड ना हो, एक फॉर्मेट एटलीस्ट आपके पास हो। क्योंकि हमें मेनली देखने को मिलता है जो एड्रेस हैं या फिर अदर चीज़ें वो काफ़ी सेम रहती हैं, बीच की थोड़ी बहुत चेंज होती है। एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही अपने चैनल पे डाली है, तो आप बिल्कुल उधर विज़िट कीजिए एंड देखिए। एंड बस यही चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे फॉलो की थी एंड मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। एंड इनफैक्ट मैंने अपनी कट ऑफ से 12 to 13 मार्क्स अबव स्कोर भी किया था। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए एंड आई होप कि आपको इन चीज़ों को सुन के थोड़ी तो हेल्प होगी। एंड थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, मेरे को काफ़ी खुशी होगी ये जान के कि आपको हेल्प हुई है। एंड thank you for watching my video and all the best for your exam. Thank you so much.